नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म विज्ञान की एक नई मालिका शुरू की है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे धर्म के विषय में बुद्धिजीवी और जो बुद्धि प्रामाण्यवादी जो लोग हैं उनको इसके विषय में जानकारी मिले और जिनकी धर्म के ऊपर श्रद्धा है, ऐसे धर्म प्रेमी ऐसे लोगों को हमारे सनातन हिंदू धर्म के विषय में अभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य को लेकर ये नई मालिका प्रारंभ हुई है। इस मालिका के अंतर्गत हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रगत थी ये हमने जानकर लिया। धातु विज्ञान हमारे इसमें कितना प्रगत था ये हमने समझ कर लिया। हमारे जो ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस प्रकार से शोध कार्य किया ये हमने जान कर लिया है। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ आज इस धर्म विज्ञान के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। बोले हमारे देश में सोने का धुआं निकलने वाला देश है, ऐसे भी इसका वर्णन किया जाता था। तो इसका क्या कारण था, इसके बारे में आप बताएं। और इसके साथ ही सोना, चांदी, तांबा इन धातुओं के संदर्भ में भी आप हमें विस्तार से बताएं। ये तो सत्य है कार्तिक जी की भारत को सोने का धुआं निकलने वाला या सोने की चिड़िया वाला देश कहते हैं। तो कुछ तो वास्तविकता रहती, उसी के कारण वैसे कहा जाता है। ऐसे अवास्तव चीज को तो ऐसे नहीं कहा जाता है। तो हमारे मध्यकालीन या पूर्वकालीन भारतीय परंपरा में सोना चांदी के संदर्भ में क्या स्थिति थी वो सबसे पहले हम समझ लेंगे। सबसे पहले मैं तो एक पाश्चात्य विद्वान का ही संदर्भ देना चाहूंगा कि ए डेल्मर नाम के जो एक ये थे पाश्चात्य लेखक, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ प्रेशियस मेटल्स 1902, इन्होंने उसमें स्पष्ट उल्लेख कहा गया है कि भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के स्थल में दो द्वीप हैं जिसको आज हम आइलैंड कहते हैं। ऐसे सिंधु नदी में दो द्वीप हैं और इन द्वीपों में स्वर्ण तथा रजत कण वहां की सारी मिट्टी में प्राप्त होते हैं। अब ये तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, मगर भारतीय परंपरा का अगर हम संदर्भ लेने जाते हैं तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो छठा मंडल है उसमें जो 61वां जो सूक्त है उसमें एक 7वां मंत्र है और 7वां मंत्र स्पष्टता से सरस्वती नदी या सिंधु नदी ये दोनों को वो हिरण्यवर्तनी ऐसे स्पष्टता से कहते हैं। हिरण्यवर्तनी यानी जिसमें स्वर्ण युक्त या स्वर्ण पाया जाता है, ऐसा। तो चाहे रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत हो या रघुवंश या कुमार संभव हो, इन आदि सभी ग्रंथों में सोना तथा चांदी ऐसे धातुओं का विविध अंगों से स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं तो स्वर्ण का भस्म बनाकर, यानी स्वर्ण का भस्म बनाकर उसको औषधीय, उसकी उपयुक्तता को भी जानकर स्वर्ण भस्म और आयुर्वेदिक औषधियां, इनका जो प्रचलन था वो भारत में अत्यंत पुरातन काल में था। यानी किसी धातु का भस्म बनाना और उसको औषधि स्वरूप में उसको उपयोग में लाना, और इसका मतलब विशिष्ट जो बीमारियां है उसके लिए वो धातु का उपयोगिता भी पता होना, ये सब बातें एक ही साथ आते हैं। और इसी तरह से सोना हो, तांबा हो या शीशा हो, इन सभी के उपयोग के संदर्भ में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे अथर्ववेद हो,
रस तरंगिणी हो, या रसायन सार हो, या शुक्र नीति हो, या आश्वालयन हो, या गृहसूत्र हो, या मनुस्मृति हो, धातु और उसके उपयोग के बारे में बारंबार उसके ऊपर जानकारी हमें प्रत्यक्ष में मिलती है। अब रसरत्न समुच्चय नाम के जो ग्रंथ है, उसमें अनेक धातुओं को धातु से भस्म में बदलने की विधि लिखी है, और धातुओं का जो रोग निदान में या रोग उपचार में जो उसके उपयोग है, उसके संदर्भ में इन ग्रंथों में विस्तार से लिखा हुआ है। इससे हमें यही ज्ञान होता है कि धातु विज्ञान भारत में प्राचीन काल से विकसित अवस्था में था, और धातु का भौतिक ही उपयोग नहीं, भवन निर्माण या अन्य विकास में नहीं, तो उसके औषधीय गुणधर्म के बारे में पता था, और उसको औषधीय सेवन की पद्धति को भी विकसित किया था। तो धातुओं का मानव कल्याण के लिए उपयोग करना और उसके संदर्भ में जो विविध विधियां थी, वो पुरातन काल में भारत में विकसित हुई थी। और बहुत से लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि विश्व के अत्यंत प्राचीन और आज भी उपयोग में की जाने वाली सोने की जो खदान है, वो आज भारत में ही है। और सोने की इस खदान का नाम है हट्टी। कर्नाटक के उत्तर पूर्व भाग में यह खदान स्थित है, और यह स्वर्ण खदान जो है वो रायचूर जिले में आती है। 1955 में ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर राफ्टर, उनके द्वारा इस खदान में मिले लकड़ियों के 2 टुकड़ों की उन्होंने कार्बन डेटिंग किया, और कार्बन डेटिंग से उनको यह पता चला था कि यह जो खदान है सोने की, वह लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है। हालांकि संभावना यही बनती है कि यह खदान इससे भी पुरानी हो सकती है, और वर्तमान में आज भी इस खदान से हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड नामक जो कंपनी है, वो सोना का खनन करती है और कर रही है। यानी निरंतर 2000 वर्ष से यह खदान जो है ये कार्यान्वित है, और 2000 वर्ष से सोने का खनन निरंतर चल रहा है। इतना बड़ा ये जो इतिहास है वो हमारे सामने अभी जीवित है, और फिर भी ये जो पाश्चात्य लोग हैं, या ये जो सेक्युलर या ये भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पुरातन भारत में कोई विज्ञान नहीं था, केवल कर्मकांड या कुछ पौराणिक कथाओं का ही वो समुच्चय है। तो ये सत्य इतिहास को अनदेखी करना, उसको दबाना, झूठा इतिहास सिखाना, इसका परिणाम है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। और लगभग 2000 वर्ष पूर्व यह जो खदान है, कितनी फीट गहराई की खुदाई हुई होगी, इसकी आप कुछ कल्पना कर पाओगे? 2300 फीट गहराई तक यह खदान खोदी गई थी। यानी उस समय, जिस समय पूरा यूरोप या अन्य विश्व वस्त्र बनाना नहीं जानता था, घर बनाकर एक जगह रहने की परंपरा नहीं जानता था, उस समय खुदाई करके धातु के स्वरूप में सोने को प्राप्त करना, एलॉय के स्वरूप में, और उससे सोना गलाकर सोने की धातु की निर्मित करना भारत में अत्यंत प्रगत अवस्था में था, यह हमें पता चलता है। अब सोचिए कि उस समय में यह उत्खनन कैसे किया होगा, 2300 फीट जमीन के अंदर तक कैसे खुदाई किया होगी, और उसके अंदर जाने वाले जो लोग थे, जो वहां पर कार्य करेंगे, तो उनके लिए क्या क्या सुविधा उस समय उपलब्ध होगी। कई विशेषज्ञों का तो यह मानना है कि यह जो खनन का कार्य उस समय किया गया, यह फायर सेटिंग की जो पद्धति है, उस पद्धति से किया गया। अब फायर सेटिंग पद्धति क्या है? तो फायर सेटिंग पद्धति का मतलब है, धरती के अंदर जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों को पहले लकड़ियों में आग लगाकर उसे गर्म किया जाता है, और जैसे ही वो अति तप्त हो जाते हैं, तो उस पर अचानक ठंडा पानी डालकर उन पत्थरों को ठंडा किया जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि गर्म करने से प्रसरण होता है, और तुरंत ठंडा करने से वो आकुंचन होता है, और उसके कारण
चट्टानों में उस स्थान पर धरती में दरारें पड़ती है। इस प्रक्रिया से तात्कालिक काल में बड़े बड़े चट्टानी क्षेत्रों में दरारें डालकर उन्हें फोड़ा जाता था और ऐसे खदानें 650 फीट गहरे वाले स्थानों पर भी एक अत्यंत प्राचीन ऊर्ध्वाधर शाफ्ट मिला है। ये वह दर्शाता है कि धातु खनन क्षेत्र में भारत का प्राचीन कौशल्य कितना उन्नत था। तो सोने के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो 2000 वर्ष की परंपरा की खान की खुदाई का अनुभव, तात्कालिक समय में 2300 फीट तक के जमीन के अंदर जाने की हमारी कला और उसमें जो कौशल्य लगता है वो तकनीक, और फायर सेटिंग पद्धति से जो खनन की जो हमारी विशेष पद्धति थी, तो इतनी निसर्ग को अनुकूल, प्रदूषण ना करने वाली और वातावरण में संतुलन करने वाली थी कि मुझे लगता है आज का भी जो खनन या माइनिंग उद्योग चल रहा है, जो पूरे वातावरण और हमारे इकोलॉजी को ध्वस्त कर रहा है, उसके तुलना में हमारा जो पुरातन भारतीय विज्ञान है और हमारे पुरातन भारतीय वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान है, वो आज भी मनुष्य, प्राणी और इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। और तांबा के संदर्भ में भी हम जान लेंगे, क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल से भारत में तांबा का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारा वैदिक काल हो या पूजा पद्धति, कर्मकांड या यज्ञ का काल हो, तांबे का उपयोग हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे प्रारंभ में हुआ था। भारत में ईसा पूर्व 300-400 वर्ष पहले तक के तांबा का उपयोग विपुल प्रमाण में, यानी व्यापक प्रमाण में, सामान्य प्रमाण में किया जाता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हमको अलग अलग माध्यम से मिल चुके हैं। हड़प्पा कालीन जो हमारी संस्कृति है, उस समय की जो प्रगत भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी की परंपरा और संस्कृति थी, ऐसे स्थानों में खुदाई में स्पष्ट जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और आज भी पाकिस्तान में स्थित जो बलूचिस्तान प्रांत है, उसमें प्राचीन काल में तांबे के अनेक खदानें थी। इसके उल्लेख और प्रमाण दोनों हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार ही वर्तमान में जो भारत में राजस्थान प्रांत है, उसमें एक खेतरी नामक जो क्षेत्र है, स्थान है, वहां प्राचीन काल में तांबे की अनेक खदानें थी। इसका स्पष्ट उल्लेख कई ग्रंथों में मिला है। अब यह सभी मानते भी है कि विश्व में तांबे का जो धातु कर्म है, उसके बारे में जो कुछ अनुसंधान है, धातु निर्मिति से लेके, धातु प्रक्रिया से लेके, धातु उपयोग तक के जो कुछ अनुसंधान हुआ, वो सर्वप्रथम भारत में ही प्रारंभ हुआ था। आज भी मेहरगढ़ के उत्खनन में तांबे के 8000 वर्ष पुराने नमूने हमें मिलते हैं। उत्खनन में ही अयस्कों के माध्यम से, यानी जिसे हम ओर कहते हैं, वो ओर के माध्यम से तांबा प्राप्त करने वाले भट्टियों के अवशेष हमें मिले हैं, तथा फ्लक्स के प्रयोग से लोहे को आयरन सिलिकेट के रूप में अलग करने के भी प्रमाण हमें वहीं पे प्राप्त हुए थे। तो एक तरह से तांबा, ये जो हमारे संस्कृति और आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक उपयोग के लिए जो अत्यंत महत्व का धातु है, तो केवल तांबा ही नहीं, तो करीब करीब सभी धातुओं के संदर्भ में जो कुछ धातु प्राप्त करने की, धातु की उपयोगिता और व्यवहारिक या औषधि उपयोगिता, ये सभी क्षेत्र में जो कुछ अनुसंधान हुआ है, वो भारत में ही हुआ है। यह हमें अलग अलग तथ्यों से स्पष्ट होता है। अब भारत की जो एक वैशिष्ट था, महत्व की जो एक अनुसंधान की प्रक्रिया थी, अद्भुत ऐसे मिश्र धातु, यानी जस्त एवं अन्य धातु, जो भारत में, प्राचीन भारत में अपनी अद्भुत मिश्र धातु निर्माण की क्षमता रखते थे, उसके कारण उनको अत्यंत महत्व प्राप्त हुआ था। और इन्हें कैलामाइन अयस्क, यानी कैलामाइन जो ओर थी, उससे वो प्राप्त करते थे। इनकी धातु कर्म की जो भट्टियां थी, जो हमें राजस्थान में प्राप्त हुई है, वे ईसा पूर्व 3000 से 2000 वर्ष पूर्व तक की है। यानी हम विचार नहीं कर सकते थे कि करीब करीब 4 से 5000 वर्ष पूर्व तक, पूर्व पहले से हमारे यहाँ ये धातु
निर्मिति की प्रक्रिया, धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया चल ही रही थी निरंतर। और धातु कर्म में जो मुख्य पद होता है, यानी जो इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है, वो आसवन की होती है। आसवन यानी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के माध्यम से ही हम और से वो धातु की प्राप्ति कर सकते थे। और ये जो प्रक्रिया है वो अभी जो वर्तमान में आधुनिक समय में भी धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में अत्यंत प्रासंगिक और महत्व की प्रक्रिया है। और हमें यह स्मरण होना चाहिए कि वर्ष 1597 में 1597 में लिबावियस नाम के व्यक्ति ने इसे भारत से लेके यूरोप तक पहुंचाया था। और वर्ष 1743 में विलियम चैंपियन नामक एक अंग्रेज ने कैलामाइन अयस्क आधारित धातु कर्म का जो आविष्कार है उसका करने का दावा करते हुए उसने पेटेंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। परंतु जब उसकी कलाई खुल गई, यानी उसकी पोल खोल हुई और पता चला कि यह समस्त तकनीक भारत में राजस्थान के जवार खानों से विदेश में गई थी, और विदेश में आने के बाद उसने स्वयं के नाम पर उसका आविष्कार करने का दावा करते हुए पेटेंट किया था। तो उसके इस मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कहते हैं हम, इस चोरी के लिए उसकी वहां पर कड़ी निंदा भी हुई थी। तो इसी तरह से हमारे जो शोध है, अनुसंधान है, जो समय समय पर अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे ग्रंथों से लिखकर विश्व में पहुंचाए थे, और फिर वही वो अनुसंधान उन्होंने थोड़ी सी भाषा बदलकर अपने ही नाम पर प्रकाशित किए। तो इस तरह से भारत के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर पाश्चात्य लोगों ने डाले हुए डाके का ही ये डकैती का ही उदाहरण है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसा एक सत्य अभी सामने आ रहा है। अब हमारे जो रसायन वैज्ञानिक थे नागार्जुन, उन्होंने जो रस रत्नाकर अपना ग्रंथ लिखा था, उसमें रजत के धातु कर्म का वर्णन जो लिखा था वो अत्यंत विस्मयकारी है। नेटिव सिल्वर यानी जो अशुद्ध स्वरूप में रजत यानी चांदी हमें मिलती है, उस अशुद्ध रजत को सीसा यानी लेड और भस्म के साथ मिलाकर अगर उसे लोहे की कुंडी में अगर पिघलाया जाता है तो उसी में से शुद्ध रजत प्राप्त होता है। ऐसी सोपी सरल उन्होंने रजत की शुद्धि की यानी चांदी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमें बताई थी। गैलेना अयस्क जो रजत और शीशे का एक प्रकार का एलॉय है, यानी ये जो गैलेना अयस्क यानी ये जो ओर है वो एक प्रकार का रजत और शीशा प्राप्त का एक एलॉय है। तो इसे तो बिना बाहर से शीशा मिलाए ही गलाए जाने का विधान है। यानी ये हमको और ऐसे स्वरूप में मिलती है कि बाहर से शीशा डालने की आवश्यकता नहीं, उसको सीधा अगर गला देते हैं तो सीधे हमें शुद्ध चांदी ही प्राप्त हो जाती है। तो यह जो विधि है आज की क्यूफ्लेशन जो विधि से आश्चर्यजनक साम्य रखती है। क्यूफ्लेशन ये जो प्रोसीजर पाश्चात्य लोगों ने बताई है, ये विधि और हमारे नागार्जुन ने चांदी को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया बताई है वो अत्यंत साम्य दर्शाने वाली है। पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त धातु या इत्यादियों के अगर नमूनों को वर्तमान में कई रासायनिक विश्लेषण किया जाता है तो भारत में उनकी जो उच्च गुणवत्ता है उसका परिचय हमें बारंबार मिल रहा है। और अनेक पदार्थों का अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग से उसकी आयु अगर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इन पदार्थों की प्राचीनता भी स्थापित होती है। तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की तकनीक और भारत के पदार्थों की जो आयु है वो इतनी पुरानी है कि परंपरागत काल से भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, मेटलर्जी यानी धातु निर्मिति विज्ञान या धातु शास्त्र ये अत्यंत प्रगत अवस्था में हमें बार बार उसके तथ्य और प्रमाण मिल रहे हैं। अब उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम अगर सभी दिशाओं का हम आकलन करते हैं भारत की दृष्टि से तो ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 300 वर्ष तक इस जो कालावधि में
भारत की जो सक्रिय रही ऐसे धातु की जो खदानें हैं, उन खदानों का प्रत्यक्ष पुरातत्व के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। और प्रमुखता उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, या चाहे आप बंगाल, बिहार या पंजाब या गुजरात आदि अन्य किसी भी राज्य का आप अध्ययन करो, तो इससे यही हमें प्रमाण मिलते हैं और इससे हमें पता चलता है। अब उत्खनन से हमें जो कुछ अलग अलग संस्कृति के हमें प्रमाण मिले, चाहे नालंदा हो, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, या लोथल या तक्षशिला हो, आदि सभी आदि जो सभी स्थल है, वहां से प्राप्त होने वाला जो लोहा हो, तांबा हो, रजत यानी चांदी हो, सीसा यानी लेड हो, तो ये जो सब धातु वहां पर हमें प्राप्त हुए, उनकी जो शुद्धता है वो 95 से 99% तक शुद्धता पाई गई है। 95 to 99% प्योर मेटल हमें उसमें पाए गए हैं। तो इन्हीं स्थलों से अगर हम पीतल और कांसा और मिश्र धातु, इनकी भी हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हुई है। और इनकी शुद्धता का इस बात का परिचय है कि भारत में उच्च कोटि के धातु कर्म की प्राचीन परंपरा भारत में रही है। और अत्यंत शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो उनकी कला है, वो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, उनके लिए एक चमत्कार है। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। पुरातात्विक स्थलों से धातु कर्म से जो प्रयुक्त होने वाली जिन भट्टियों का भी हमें कुछ तथ्य और प्रमाण मिला है, वे भी सभी हमारे जो संस्कृत पुस्तकों में जो विवरण मिला है, उसके विवरण से ही मेल करते हैं। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे धर्म के आधार पर जो संशोधनात्मक अनुसंधानात्मक जो अन्य ग्रंथों का लेखन हमारे ऋषि मुनियों ने किया था, उसमें उन्होंने जो विधि लिख के रखा था, वो विधि अत्यंत प्रैक्टिकल थी। उसका उन्होंने तकनीकी में रूपांतरण करके धातु निर्मिति, धातु की मनुष्य को व्यवहारिक उपयोगिता और स्वास्थ्य के संदर्भ में उपयोगिता, और फिर उसके लिए औषधि बनाना या धातु के विविध औजार, बर्तन या स्तंभ बनाना, ये सभी के क्षेत्र में भारतीय जो वैज्ञानिक परंपरा थी, वो अत्यंत प्रगल्भ और उच्च अवस्था में थी। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें सोना, चांदी, तांबा ऐसे धातुओं के संदर्भ में हमें बताया, तो इसको उपयोग में लाने के लिए इसकी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी की जाती होगी, तो उसके बारे में आप हमें सभी को जानकारी दें। हाँ कार्तिक जी, मूलतः मैंने अभी थोड़ा सा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अन्य कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बताया था। मगर धातु शुद्धि के उपकरणों से लेके उसकी तकनीकी से लेके धातु शुद्ध करने की प्रक्रिया, ये अत्यंत हमारे भारतीय परंपरा में प्रगल्भ, मनुष्य, समाज और ये पृथ्वी के वातावरण को उपयोगी और मतलब सिम्बायोटिक एक प्रोसेस था। तो धातु शुद्धि के उपकरणों में जो सबसे पहले प्रायोगिक रसायन में जो काम आने वाले थे, वो सभी उपकरण जो थे, वो प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र में उसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा करके रखे हुए थे। उस समय के जो रसायनविद थे, उन्होंने 32 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में किया था और करते थे। और इन उपकरणों की सहायता से वे आसवन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, द्रावण आदि सभी प्रकार की क्रिया वे संपादित कर सकते थे। अब आसवन हमने जो देखा है, वो आसवन का मतलब है कि डिस्टिलेशन की प्रक्रिया है। घनन का मतलब है कि फिर उसको घनीकरण करना। द्रवण यानी उसको लिक्विफाई करना। ऊर्ध्व पतन यानी भाप को ऊपर के बर्तन में पकड़कर फिर उसको ठंडा करके नीचे वो शुद्ध धातु को जमा करना। ऐसे विविध जो प्रक्रिया थे, वो इन तकनीकी से की जाती थी। और इनमें से बहुतों का जो व्यवहार था, आज भी औषधि विरेचन के लिए वैद्य प्रत्यक्ष में कर रहे हैं। प्रयोगशालाओं के जो लेआउट है, उसका भी वर्णन हमारे ग्रंथों में और ये सब रत्न रसरत्न समुच्चय इत्यादि जो ग्रंथ है, उसमें स्पष्टता से मिलते हैं।
और वाग्भट जी द्वारा जो लिखित रसरत्न समुच्चय नामक ग्रंथ है, उसमें धातु कर्म हेतु लगने वाले भिन्न भिन्न आकार प्रकार की जो भट्टियां है, उसका भी वर्णन उन्होंने उसमें स्पष्टता से किया है। महागजपुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट और कपोतपुट जैसे ये भट्टियों के नाम और इसके नाम के साथ उसकी निर्मिति और अन्य विधियों का भी वर्णन इसमें स्पष्टता से लिखी है। और इन भट्टियों में जो डाली जाने वाली गोबर की कंडों की संख्या थी, यानी सबसे महत्व की बात है कि इन भट्टियां गोबर की कंडों की ऊर्जा के आधार पर चलती थी। वो अत्यंत बायोलॉजिकल ऊर्जा थी, कम प्रदूषण करने वाली थी और स्वावलंबी यानी अपने यहाँ सहज सुलभ उपलब्ध होने वाली वो ऊर्जा थी। तो गोबर की कौन से भट्टी में कितने संख्या में उपयोग करना है, इसका संख्या तय करके उसके अनुपात में निर्माण होने वाले तापमान यानी टेम्परेचर कितना निर्माण होता है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख उसमें किया था उन्होंने। उदाहरण के तौर पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो महागजपुट यह जो भट्टी का प्रकार था, उसमें उन्होंने गोबर के 2000 कंडे का विधि बताया था। 2000 कंडे का रचना करके वो भट्टी कार्यान्वित की जाती है। तो जब 2000 कंडे जलाए जाते थे तो कितना तापमान निर्माण होगा, और फिर जो दूसरा कम तापमान की अगर भट्टी निर्माण करना है तो कपोतपुट नाम की जो भट्टी का प्रकार है, उसके लिए केवल 8 ही कंडे की आवश्यकता होती है। यानी आप कितने मात्रा में धातु निर्माण करना चाहते हैं, उस मात्रा की आवश्यकता और उसको लगने वाले तापमान के लिए कितने कंडे उपयोग करना है, उसकी मात्रा उन्होंने पूर्णता से लिख के उसमें रखी थी। आज भी आधुनिक फर्नेस वाले जमाने में गोबर पर आधारित जो भट्टियां है, वो अत्यंत पुरानी तकनीक एवं आउटडेटेड कल्पना हमें लग सकती है कि कहाँ जमाना गया है और आप कहाँ गोबर के कंडे की बात कर रहे हो, ऐसे विचार आपके मन में आ सकता है। परंतु ऐसे ही सामान्य भट्टियों के माध्यम से अत्यंत कम लागत में घर घर में जो उस समय इस्पात और लोहा बनता था, तो उस कालखंड में ऐसे ही छोटी छोटी भट्टियों के माध्यम से लोह स्तंभ ऐसे निर्माण हुए जो अत्यंत अद्भुत वस्तुएं तैयार हुई है, जो आज वर्तमान के वैज्ञानिकों के लिए एक चमत्कार बन के रही है। 1000-1200 वर्ष वो खड़े होने के बाद ना तो उसमें गंज लगा है, ना तो वो इस्पात या लोहा खराब हुआ है। तो वैसे जो धातु उस प्रक्रिया से निर्माण हुए, वो आज तक वर्तमान आधुनिक तकनीकी के साथ आधुनिक फर्नेस में आधुनिक विज्ञान निर्मित नहीं कर पाए हैं। यह सत्य हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। और इसलिए प्राचीन काल की इन भट्टियों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो उष्णता और उसको मापने का जो प्रयास आधुनिक काल में भी हुआ है और हो रहा है, तो इन ग्रंथों में लिखे अनुसार ही अगर वैसे भट्टियां तैयार करके वैसे उत्पन्न होने वाली गर्मी को अगर नापा गया या नापा जाता है, तो आज भी वो वैसे ही निकला है जैसे उन ग्रंथों में लिखा है। तो ये तथ्य हमें साबित करता है कि उस समय जो कुछ लेखन किया था वो अत्यंत वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही उन्होंने लिखा था। 9000 सेल्सियस तापमान से अधिक प्रकार की उष्णता के लिए वाग्भट ने मुख्यतः 4 प्रकार की भट्टियों का वर्णन किया था। देखिए, यानी उस जमाने में भी 9000 सेल्सियस से अधिक उष्णता निर्माण करने वाले भट्टियों के बारे में कितना विस्तृत संशोधन हुआ था। और वाग्भट जैसे हमारे जो औषधियां निर्माण करने वाले, एक आयुर्वेदिक और आरोग्य से संबंधित निर्माण करने वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने उन भट्टियों का वर्णन वहां लिख के रखा है। अंगार कोष्ठी यह एक प्रकार की भट्टी थी, पाताल कोष्ठी यह दूसरे प्रकार की भट्टी थी, गौर कोष्ठी, मूष कोष्ठी। यानी इन भट्टियों में पाताल कोष्ठी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धातु शास्त्र में उपयोग किए जाने वाले अभी वर्तमान के जो आधुनिक पिट फर्नेस जो है, उस फर्नेस के समान ही यह पाताल कोष्ठी भट्टी का वर्णन वाग्भट ने दिया था। तो भारत के जो धातु शास्त्र का विश्व के औद्योगिकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे उन्होंने चुरा कर क्यों न हो, मगर हमारा योगदान लेके उन्होंने विश्व का औद्योगिकरण किया है।
तो विश्व के औद्योगिकरण का जो मूल है वो भारतीय परंपरा का ज्ञान और ग्रंथ ही है, हमारे ऋषि मुनि है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और वर्ष 1000 के आसपास जब भारत वैश्विक स्तर पर था, उद्योग जगत का वो निर्विवाद बादशाह था। उस कालखंड में विभिन्न धातुओं से बनी आयुध, औजार तथा वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात भारत से किया जाता था। विशेषकर जस्ता और हाई कार्बन स्टील में उस समय भारत संपूर्ण विश्व में लाखों मील आगे था प्रगति में। और इसके बाद इस विषय की जो तकनीकी और विज्ञान है वो भारत से ही अन्य देशों में गई है। तो ऐसे एक प्रकार से विश्व का जो ज्ञान है औद्योगिकरण का, वो भारत के ज्ञान पर ही आश्रित और आधारित है। अभी जो आधुनिक अनेक तकनीकी या फर्नेस या जो कुछ हमें आधुनिक विज्ञान का भी मिल रहा है, उसका संदर्भ हमें कहीं ना कहीं हमारे पुरातन ग्रंथों में मिल रहा है। यह वास्तविकता देखकर विश्व के वैज्ञानिक प्रगति का औद्योगिकरण का मूल जो बेस है, पाया है या स्रोत है, वो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा है। यह अभी विश्व ने स्वीकारना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत में धातुओं के समान ही आभूषणों में भी विभिन्न रत्नों का भी उपयोग किया जाता था। तो इसमें रत्नों के संदर्भ में हमारी कुशलता कैसे थी, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। धातु और रत्नों के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में भारत की जो पारंपरिक प्रगति और ज्ञान और उनका जो ग्रंथ लेखन है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक मेवा द्वितीय है। उसके जैसा कहीं नहीं था और अभी भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति है। और उसमें भी भारत का जो रत्न विज्ञान है वो अत्यंत उच्च कोटि का था। भारतीयों को उस समय वज्र यानी हीरा, उसको वज्र क्यों कहा जाता था कि वो धातुओं में सबसे कठिन धातु था। पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक आदि सभी रत्नों का विपुल ज्ञान, उसकी उपयोगिता, उसका प्रत्यक्ष उपयोग पुरातन काल में हमारे ऋषि मुनियों को था और प्रत्यक्ष व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग हो रहा था। अब दूसरी महत्व की क्या है कि इन रत्नों को भूमि से या जल से निकालना, उसकी प्रक्रिया और तकनीक, उन्हें आभूषणों में जड़े जाने हेतु योग्य बनाना, यानी उस पर बाद में जो प्रक्रिया करने की जो तकनीक है और उसके लिए जो आवश्यक सूक्ष्म कार्य करने के लिए जो सूक्ष्म औजारों की आवश्यकता है, उसकी निर्मित करना, ये हमारे पुरातन काल के ऋषि मुनियों के विज्ञान तथा उनकी अभियांत्रिकी जो क्षमता थी, वो दोनों का द्योतक था और ये एकमेव द्वितीय था। हीरा संसार में कठोरतम पदार्थ है, उसको काटने के लिए भी पर्याप्त उपकरण उस समय हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, अभियांत्रिकी जो थे उन्होंने विकसित किए थे, वे प्रत्यक्ष में ऋषि मुनि ही थे हमारे। थोड़ा सोचिए, आज हीरा काटने के लिए हमारे पास लेजर तंत्रज्ञान है और उसका उपयोग करके हीरा काट रहे हैं। परंतु उस काल में जब लेजर तंत्रज्ञान नहीं था, उस समय भी भारत में हीरे को काटकर उसके आभूषणों में उपयोग में लाया जाना और उसको अत्यंत छोटे छोटे आकार में काटकर उसको पहलू गिराकर उसको आभूषण में लगाने के लिए उपयुक्त बनाना, ये सब तकनीकी हमारे यहाँ प्रगल्भ और प्रगत अवस्था में थी। इसके अतिरिक्त जलयान निर्माण की जो प्रक्रिया भारत में मध्यकाल में थी, वो यूरोप से कहीं आगे की थी। वस्त्र निर्माण में भारत ने असाधारण निपुणता प्राप्त की थी। शताब्दियों पहले ही भारत में कपड़े रंगने के लिए 100 से अधिक वनस्पति और खनिज से प्राप्त रंगों का उपयोग प्रत्यक्ष हो रहा था। विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं में भारत की उच्च कोटि की उपलब्धियां थी, परंतु 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी जो आक्रमणकारियां
जो अरब देशों से, यूरोप से, चाहे इस्लामिक आक्रांता के रूप में या ईसाई आक्रांता के रूप में आए, उन्होंने समस्त भारत को पादाक्रांत करने का प्रयास किया, समस्त भारत को गुलाम करने का प्रयास किया। भारत की नैसर्गिक साधन संपत्ति, यहाँ की अमूल्य धातु संपत्ति, भारत का अमूल्य ज्ञान और वैज्ञानिक धरोहर, इन सबको लूट कर लेकर वे अपने अपने देश में गए। इस समय भारत में चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में जहां भारतीय स्वयं को बचाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, या स्वयं को बचाने के लिए स्थानांतरण कर रहे थे, स्वयं का धर्म बचाने के लिए, स्वयं की संपत्ति बचाने के लिए, स्वयं की स्त्री और परिवार को बचाने के लिए भागदौड़ में लगे थे, ऐसे समय में भारत में और अधिक प्रगत तरह का वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ऐसे अपेक्षा करना गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा अनुसंधान या शोध कार्य होना संभव नहीं था। इस समय केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की गतिविधियां चल रही थी। अंग्रेजों के आगमन के उपरांत लंबे समय तक छिटपुट लड़ाइयां हर क्षेत्र में चल रही थी। अंग्रेजों का लगभग पूरे भारत के ऊपर आधिपत्य के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयास हुए, उसके बाद लगभग महत्वपूर्ण उपलब्धियां वैज्ञानिक क्षेत्र में यहाँ की बंद होकर यूरोप में निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। मगर ये एक अच्छी बात है कि अंग्रेज जाने के बाद भारत के जो आधुनिक विज्ञान से संबंधित हमारे ऋषि मुनि या शास्त्रज्ञ हैं, काले अंग्रेजों के शासन के बाद भी, यानी स्वतंत्रता के भारत के बाद भी कुछ बातों में जहां पर हमको प्रतिबंधित करके रखा था, तो करीब करीब 1980 के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया संशोधन या अनुसंधान या शोध का आसमान खोलकर अति शीघ्रता से प्रगति करके आज हम रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी से लेके तो आणविक शक्ति की टेक्नोलॉजी से लेके तो अन्य सभी इसमें स्वावलंबन की तरफ जा रहे हैं। हमें शस्त्रास्त्र निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर आज विश्व ने उस परिप्रेक्ष्य में विज्ञान को लेके जाके रखा है कि वहां स्व सुरक्षा के लिए अभी हमको शस्त्रास्त्र निर्माण करने की नौबत आई है। परंतु विज्ञान का सही उपयोग मनुष्य के जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, पूरक हो, समाज जीवन अच्छे से चले, उससे ना तो निसर्ग को कष्ट हो, ना तो खनिज संपत्ति के उत्खनन से हमारे पृथ्वी तेज वायु आकाश का संतुलन बिगड़े, ना वायु या जल या अन्य प्रदूषण हो, इस दृष्टि से होना चाहिए। परंतु आधुनिक विज्ञान ने आज संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर लाके खड़ा किया है। जल प्रदूषण घातक हुआ है, अगला युद्ध जल के लिए होगा। वायु प्रदूषण इतना हुआ कि सांस लेना कठिन किया है। और आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र और अण्वस्त्र निर्माण हुए हैं, वो अगर युद्ध होता है तो पृथ्वी को विनाश करने के कगार पे खड़े करके गए। तो आधुनिक विज्ञान ने 100-200 वर्ष में इस पृथ्वी के विनाश के कगार पर मानव जाति को खड़ा किया है। इस पार्श्वभूमि पर हजारों लाखों वर्ष से भारतीय वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान था, शोध था, वो मनुष्य जीवन सुखमय, आनंदमय, सहजीवन के लिए, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इनको संतुलित रख के बिना प्रदूषित रखने के लिए और मानवीय जीवन को विनाश की तरफ ना लेके जाने वाला था। तो आज भी पारंपरिक भारतीय वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी मनुष्य और विश्व के अस्तित्व के लिए कितनी आवश्यक है, वही हमें पता चलता है। और इसलिए आज हमें वापस उस जड़ के तरफ, हमारे पुराने समय की तरफ जाने की आवश्यकता है। इसमें मुझे लगता है ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, इस तरह से वापस हमें सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन वैज्ञानिक ज्ञान, सनातन प्रौद्योगिकी, सनातन अनुसंधान, सनातन धातु शास्त्र, सनातन आरोग्य शास्त्र, इसके तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की तरफ जाने के लिए हमें सबको एकत्रित अभी हमारे इस ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से यही आह्वान करूंगा कि हमारे इस पारंपरिक ज्ञान के शास्त्र को आप समझ लीजिए,
आप समझकर उसका आप प्रसार कीजिए। आप प्रसार का कोई माध्यम उपलब्ध करा के दे सकते हैं तो हम आपके साथ के जुड़कर इसको प्रसार कर सकते हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने के पहले भारत की ज्ञान परंपरा को विश्व में स्थापित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ज्ञान शक्ति ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और पूरे विश्व को वो भारत को अगर शरण लाना है तो इस ज्ञान शक्ति का आधार लेकर ही हमें विश्व में जाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने अभी जो मार्गदर्शन हमें यहाँ पर किया, इससे तो हमें ये पता होगा कि भारत की जो गौरवशाली विज्ञान परंपरा है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा चलती आ रही है, वो अभी कहीं पर तो वो खो गई है, लेकिन उन्होंने अभी हमें ये एहसास करवा कर दिया, इसके बारे में जानकारी दी है। तो मुझे लगता है निश्चित ही हमारे सभी के मन में एक अलग से स्वाभिमान निर्माण हुआ होगा कि कितनी ये गौरवशाली और अच्छी परंपरा हमारी थी। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये जो विशेष धर्म विज्ञान का जो मालिका हमारी चल रही है, ये अनेक लोगों तक आप पहुंचाकर उन्हें भी हमारे सनातन धर्म का महत्व पता चले। ये जो हमारा पुरातन विज्ञान था कितना प्रगत था, इसके बारे में उन्हें पता चले। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप YouTube पर ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और इसका लाभ लेने हेतु आप प्रोत्साहित करें। इसी के साथ आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका को हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म विज्ञान का यह मालिका यहीं पर संपन्न हुई, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।